जिसको बिल्कुल आता ही नहीं वो ये भी कह सकता है कि भाई हाथ में पकड़ ले थर्मोमीटर और टेम्परेचर तो यहाँ से भी आ जाएगा, शरीर का टेम्परेचर तो लेना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उस मेजरमेंट में कुछ एरर्स भी आती हैं। उस एरर्स के अकॉर्डिंग हमारा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट होता है कितना नहीं, वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जितनी हमारी एरर कम होगी मेजरमेंट में, हमारी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रेसिजन के साथ साथ आज हम स्टडी करेंगे एरर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स की एरर्स होंगी, जितना हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे उतने ही हमारे मेजरमेंट के रिजल्ट्स ज़्यादा एक्यूरेट हो पाएंगे। तो पहले एक्यूरेसी के बारे में जानते हैं कि एक्यूरेसी है क्या, हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारा ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू या बेस वैल्यू किसी मेजरमेंट की दी गई है उसके कितना क्लोज है। जितना हमारा मेजरमेंट उस ट्रू वैल्यू के क्लोजेस्ट आएगा उतनी ही हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, हमारे ऑब्जर्वेशन की भी और उस मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट की भी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट tells us the closeness of observed value to the true value in a measurement। अब बात करें अगर प्रेसिजन की, तो प्रेसिजन भी मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। हम इसका भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू इस जो भी ट्रू वैल्यू हमें मिलेगी, देखना तो यही है कि उसके कितना क्लोज है, लेकिन इसमें किस लिमिट तक हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, यानी डेसिमल के कितने पॉइंट्स तक, कितनी बारीकी तक वो मेजरमेंट कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल देके इसको बताने वाला हूँ, तो पहले इसको देख लेते हैं। इट टेल्स अस द लिमिट और रिजोल्यूशन of measurement of a quantity। किसी क्वांटिटी को किस लिमिट तक, किस रिजोल्यूशन तक मेजर किया गया है। जैसे अगर हमारी ट्रू वैल्यू, कोई ट्रू वैल्यू हमें दी गई है कि भाई किसी की लेंथ दे दी गई, मान लीजिए 5.732 मीटर, कोई गिवन लेंथ है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर की लेंथ अगर किसी ने कह दिया कि भाई इसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर है, अब अलग अलग को ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया कि आप अपने अपने डिवाइस से इसका मेजरमेंट करके बताइए कि आपकी वैल्यू कितनी कितनी आती है। फिर उनमें से चेक किया जाएगा कि किसकी वैल्यू इसके सबसे ज़्यादा क्लोज है, कौन एक्यूरेट है और किसकी वैल्यू मोर प्रेसाइज है, यानी किसने ज़्यादा डीपली नाप दिया। डीपली से मेरा मतलब है कि कोई स्केल है वो मिलीमीटर तक नापता है, कोई ऐसा है कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप देता है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स हुआ, कोई 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक नाप सकता है, जैसे स्क्रू गेज वगैरह हुआ। तो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से जो नापेंगे उनके रिजल्ट जो आएंगे तो वो देखते हैं। तो एक बार जो एक्यूरेसी वाले रिजल्ट हैं एक बार उनको देखते हैं। तो मान लीजिए रिजल्ट आए हैं किसी मेजरमेंट में 5.7, 5.6, 5.5। जिस इंस्ट्रूमेंट से नापे गए हैं वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के एक प्लेस तक नाप सकता है, लेकिन 5.7 के वेरी क्लोज है, 5.732 के वेरी क्लोज है ये, उससे कम क्लोजनेस में ये है, ये तो काफ़ी दूर हो गया।
तो इनमें जो क्लोजेस्ट है इस स्टैंडर्ड वैल्यू के, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। मोर एक्यूरेट, लेकिन डेसिमल के एक ही पॉइंट तक ये मेजरमेंट दे रहा है, इसलिए इसका प्रेसिजन कम है, लेस प्रेसिजन। और इनकी तो एक्यूरेसी ही कम है, प्रेसिजन तो डेसिमल के वही एक प्लेस तक है, प्रेसिजन तो जो इसका है वही इन दोनों का है। तो ये तो हुई एक्यूरेसी की बात। अब जिस दूसरे मेजरमेंट में वैल्यू आई हैं वो मान लीजिए इस तरह से हैं 5.679, 5.678, 5.677। इस मेजरमेंट में हम देख रहे हैं डेसिमल के 3 प्लेस तक, यानी ये मेजरमेंट ज़्यादा बारीकी तक किया गया है। ज़्यादा बारीकी तक किए गए मेजरमेंट को ही हम कहते हैं ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो ये ज़्यादा लिमिट तक मेजरमेंट कर रहा है, या इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा रिजोल्व कर रहा है किसी मेजरमेंट को, ज़्यादा डीपली मेजर कर रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये भी 5.7 के क्लोज तो है, 5.6 ये भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन इतना क्लोज तो नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी देखें तो इसकी ज़्यादा है, और प्रेसिजन देखें तो यहाँ ज़्यादा है। प्रेसिजन में एक बात और देखेंगे, और जो इसकी वैल्यूज आई हैं उनमें डिफरेंस देखिए, उनमें डिफरेंस बहुत कम है। इसमें 0.001 का डिफरेंस है, इसमें 0.001 का डिफरेंस है, यानी बहुत कम डिफरेंस है। तो जब वैल्यूज़ बहुत कम डिफरेंस पे होती हैं और बहुत डीपली उनका मेजरमेंट किया जाता है, तो हम कह देते हैं इनका प्रेसिजन ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी तो हम कहेंगे इनकी कम है, लेस एक्यूरेसी है, लेकिन प्रेसिजन इनका ज़्यादा है, मोर प्रेसिजन। ठीक है, इसमें लेस एक्यूरेट, ये भी लेस एक्यूरेट, और प्रेसिजन तो इनका सभी का लेस है। यहाँ पे एक्यूरेसी सबकी लेस है, लेकिन प्रेसिजन सबका ज़्यादा है। एक्यूरेसी और प्रेसिजन से रिलेटेड एक थोड़ा डेली लाइफ का एग्जांपल कुछ और अच्छा समझ में आ सकता है। मान लीजिए शूटिंग का कोई कंपटीशन है, 3 शूटर्स के रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये बीच का जो स्पेस है ये हमारा टारगेट पॉइंट है। जो शूटर सबसे ज़्यादा इसमें हिट कर देगा उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा हो जाते हैं। जिसका इससे जितनी दूर लगेगा उसकी पोजीशन उतनी ही डाउन होती चली जाती है। तो मान लेते हैं पहला शूटर के सभी निशाने बिल्कुल इस सर्कल के अंदर लगते हैं, तो इसका मतलब है कि ये शूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट निशाना लगा रहा है और इसका प्रेसिजन भी काफ़ी अच्छा है। यानी इसके जो रिजल्ट्स हैं उनमें डिफरेंस भी बहुत कम है और एक्यूरेट निशाना भी है उसका। दूसरे वाले की बात करें तो उसके निशाने कुछ इस तरह से हैं। एक निशाना यहाँ पे लगा, एक यहाँ जा लगा, एक यहाँ पे लग रहा है। इस निशाने को देखें तो एक्यूरेसी के काफ़ी नज़दीक है, ये देखें एक्यूरेसी से कुछ दूर है, ये वाला एक्यूरेसी से बहुत ज़्यादा दूर है। प्रेसिजन भी, इसकी जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये नाइदर एक्यूरेट है नॉर प्रेसाइज। तीसरे वाले की बात करते हैं। इसके निशाने जो लग रहे हैं वो बार बार यहाँ लग रहे हैं,
एक्यूरेट पोजीशन से तो बहुत दूर है, यानी इसमें एक्यूरेसी से दूर दूर तक नहीं है, वेरी लेस एक्यूरेट, बट इसके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो उनमें डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ही रिजोल्यूशन वाले उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। तो यहाँ से थोड़ा सा और अच्छा आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। मेजरमेंट में एरर समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो उसके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है, यानी परफेक्ट मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया जा सकता। उस अनसर्टेनिटी को ही, जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी रह जाती है, वही एरर कहलाती है। तो इट इज़ द अनसर्टेनिटी in the measurement by an instrument। किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी रह ही जाती है। वो अनसर्टेनिटी क्या है एक बार देख लेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास कोई स्केल है जिसमें मेजरमेंट के निशान लगे हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और मुझे किसी लाइन की लेंथ मेजर करनी है और मेरी लाइन आती है यहाँ से यहाँ तक, A से B तक। अब मैं इसकी लेंथ कितनी कह सकता हूँ, थोड़ा सा और इसको यहाँ तक कर लेता हूँ, ये। तो मेरी लेंथ 3 से थोड़ी ज़्यादा है, 4 से थोड़ी कम है। मान लेता हूँ ये सब सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बीच में कोई इसमें डिवीजन का निशान नहीं है। तो यहाँ जो मेरे मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है वो पूरे 1 सेंटीमीटर की मानी जाएगी कि या तो मैं एक्यूरेट 3 पढ़ सकता हूँ या फिर 4 पढ़ सकता हूँ। इनके बीच में क्योंकि ऐसा कोई भी मार्क नहीं है जिससे मैं ये डिसाइड कर लूँ कि ये 3 पॉइंट्स कितना कहा जाए, तो इस मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी रहेगी 1 सेंटीमीटर की। अब मैं ये अगर 3 के बहुत नज़दीक होता यहाँ तक तो मैं इसको 3 कह सकता था। अगर ये लेंथ ज़्यादा होकर 4 के नज़दीक पहुँचती तो मैं इसे आइडिया से अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहता, उसको अप्रोक्सीमेटली 4 है लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो वो अनसर्टेनिटी जो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट में जनरेट हो जाएगी वो होगी 1 सेंटीमीटर की, और वही इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट में आ जाएगी एरर। ठीक है। अगर जो अपने बैग में स्केल पड़ा हुआ है अगर हम उसे देखें तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर के बीच में भी 10-10 मार्क लगे हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक भी इस तरह से हर जगह बीच में एक बड़ा सा 5 पे निशान होता है। अगर यही लाइन AB यहाँ नापते हम और ये यहाँ तक इस तीसरे निशान की सीध में आ जाती तो हम इसकी लेंथ कहते फिर 3.3 सेंटीमीटर। ये निशान सब सेंटीमीटर में है। तो इसने ऊपर वाले स्केल के मुकाबले ज़्यादा रिजोल्यूशन तक का हमें मेजरमेंट दिया। उसमें हम उसको या तो 3 कहेंगे या 4 कहेंगे, बीच में कोई निशान था ही नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें 3.3 तक तो कम से कम कह दिया, लेकिन यहाँ भी अनसर्टेनिटी हो सकती थी कि 3.3 और 3.4 के बीच में अगर ये लाइन पड़ती तो फिर वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते कि 3.3 के क्लोज होता तो 3.3, 3.4 के क्लोज होता तो 3.4 कह देते। बीच में जो वैल्यू है वो है तो अनसर्टेन ही, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए इसमें
जो अनसर्टेनिटी आई वो हमारी आई 1 मिलीमीटर की, या ये कह दीजिए 0.1 सेंटीमीटर की। इस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर की एरर आएगी ही आएगी, यानी इतनी उसकी अनसर्टेनिटी होगी ही, यानी इतने हम अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे कि भाई इस स्केल से इतना अप्रोक्सीमेशन तो मान के चलिए कि इसमें इतनी एरर है। अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक मेजरमेंट कर लेता है। यहाँ तो ये जो निशान हैं ये 1-1 मिलीमीटर के हैं, वो इनके बीच में भी 10-10 छोटे छोटे पार्ट कर दिया जाए तो वहाँ तक का मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन वहाँ भी किन्हीं दो निशानों के बीच में तो कुछ ना कुछ गैप रहेगा, यानी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी वहाँ भी हो जाएगी। और वहाँ जो एक मार्क की वैल्यू हो जाएगी, 2 मार्क के बीच का जो सेपरेशन है उसकी वैल्यू मैं कह रहा हूँ 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा यानी 0.01 सेंटीमीटर, उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी हो जाएगी, भले ही वो और अच्छा रिजोल्यूशन कर रहा हो। तो यानी इंस्ट्रूमेंट को हम कितना भी हायर रिजोल्यूशन का बना लें तो उसमें भी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो भी मार्क हम लगाएंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस रहेगा ही, और वही अनसर्टेनिटी बन के आ जाएगी। तो ये अनसर्टेनिटी ही कहलाती है एरर। ये तो हुई मेजरमेंट में। अब इन मेजरमेंट को जब हम अपनी कैलकुलेशन में यूज करेंगे, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या प्लस में या माइनस में, तो यही एरर हमारे कैलकुलेशन में पहुंच जाएगी, और वहाँ फिर इसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर में पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल तो अभी इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो अगर मैं इन अनसर्टेनिटी वाले मेजरमेंट से कैलकुलेशन करूँगा तो एवरी कैलकुलेटेड वैल्यू इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, वो वहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट हो चुकी है, इसलिए ये हमारी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी इसमें कुछ ना कुछ एरर इंक्लूड है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। डिफरेंट टाइप की एरर्स जनरेट हो जाती हैं मेजरमेंट में, तो थोड़ा सा उनका आइडिया होना ज़रूरी है। तो मेनली 2 कैटेगरी में एरर को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर का मतलब केवल इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होने वाली एरर नहीं है। इंस्ट्रूमेंट तो उस सिस्टम का जिससे जो मेजरमेंट कर रहा है सिस्टम, उसका एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है जो ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, वो भी मेजरमेंट का एक पार्ट है। तीसरा उसके द्वारा जो टेक्निक अपनाई जा रही हैं वो भी एक पार्ट है मेजरमेंट का, और इन तीनों पार्ट्स को मिला के बनता है सिस्टम। तो इस सिस्टम के किसी भी पार्ट में एरर आ सकती है, तो उन पार्ट्स को हम किन किन नाम से जानते हैं? तो नंबर 1 हो जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड हो जाता है टेक्निक्स, imperfection in techniques, imperfection techniques of measurement या एक्सपेरिमेंट जो भी आप कहें।
तीसरा हो जाता है पर्सनल एरर। इन तीनों एरर को मिला के ये बनता है एक एरर का सिस्टम। ये इस सिस्टम के ये पार्ट हैं हमारे। इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे हो सकती है? जब इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया, उसे मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें तभी बहुत सारी एरर हो सकता है जनरेट हो गई हों। जैसे उसका ठीक से कैलिब्रेशन ना किया गया हो। कैलिब्रेशन से मतलब है, मान लीजिए हमें थर्मोमीटर बनाया, तो थर्मोमीटर को किसी दूसरे थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेते रहे और उस पर हम अपने निशान लगाते रहे नए वाले थर्मामीटर पे, तो इसे बोलते हैं कैलिब्रेट कर लिया उसके साथ। या मान लीजिए इसमें निशान लगे थे, इसमें भी पारा भर लिया, और दूसरा जो पहले से ही ठीक थर्मोमीटर चल रहा है उसमें भी पारा भर लिया, दोनों को एक टेम्परेचर पे रखा, जो रीडिंग उसने देनी शुरू की वही रीडिंग पे यहाँ निशान लगाते गए, तो हम कहते हैं इसको कैलिब्रेट कर लिया उससे, स्टैंडर्ड रीडिंग उसकी मानते हुए। और अगर इस कैलिब्रेशन में ही गड़बड़ हो गई, कैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड थर्मामीटर में पहले जहाँ 0 था, हमने नए थर्मामीटर में वहाँ पे 2 से स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उसमें 1 लिखा गया यहाँ पे 3 आ गया, वहाँ पे 2 आया, यहाँ से 4 आ गया। तो जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तो ये तो जो 2 डिग्री पढ़ेगा, जो 2 डिग्री टेम्परेचर था उसको ये तो 4 डिग्री पढ़ देगा, क्योंकि एरर पहले से ही आ रखी है। तो ये तो हुई हमारी इंस्ट्रूमेंट की एरर। इसके अलावा जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर्स में होते हैं 2 स्केल। एक होता है उसमें मेन स्केल, और उसके साथ साथ एक छोटा स्केल चलता है, लैब में आपको दिखाएंगे। तो दोनों पे कुछ निशान बने होते हैं, और दोनों की 0 अगर एक सीध में ना हो, जब हम मेजरमेंट ना कर रहे हों तब, यानी पूरी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट को हमने बंद कर रखा है, तो दोनों की 0 अगर एक सीध में नहीं हुई तो हम कहते हैं उसमें 0 एरर हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट भी गलत आएंगे। तीसरे, डिजाइन ठीक ना रहा हो, डिजाइन इम्परफेक्शन, ठीक से इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन ना किया गया हो। जब ठीक से डिजाइन नहीं करेंगे तो उसमें भी जो मेजरमेंट है उसमें एरर आने के चांसेस बन जाते हैं। इनकी जो विशेष बात है सिस्टमेटिक एरर की, पहली बात तो है इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कैन बी मिनिमाइज्ड। सिस्टम में एरर का पता चला तो हम सिस्टम में थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करा के हम उसकी जो एरर आ रही है उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कैलिब्रेशन ठीक नहीं है तो ठीक से कैलिब्रेशन करा सकते हैं, उसका ठीक हो जाएगी। 0 एरर अगर उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके अपनी 0 एरर दूर कर सकते हैं। दूसरी कि ये जो एरर होती है सिस्टमेटिक एरर, ये होते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स अगर इसमें कैलिब्रेशन में जैसे मैं बता रहा था कि जहाँ वो 0 डिग्री पढ़ना चाहिए था वहाँ पे वो 2 डिग्री पढ़ रहा था, तो हर बार वो 2 डिग्री ज़्यादा ही उसकी रीडिंग आएगी, कम तो आएगी नहीं। जो भी हम रीडिंग लेंगे, मान लीजिए हमारी रीडिंग इस एरर वाले से 42 डिग्री आई, तो इसका मतलब है 2 डिग्री तो उसमें पहले ही ज़्यादा है। उन 2 डिग्री को हम डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, यानी हम उसको मिनिमाइज कर लेंगे। लेकिन यूनिडायरेक्शनल की बात ये हुई कि हर बार वो अगर 40 रीडिंग है तो 42 ही दिखाएगा, 50 है तो उसको 52 दिखाएगा, 52 दिखाएगा। तो ये होता है यूनिडायरेक्शनल। अगर इसमें उसी तरह से निगेटिव साइड की रीडिंग एरर होती तो हर बार फिर कम भी दिखाता। तो ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं और इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ये तो थी हमारी सिस्टमेटिक एरर। दूसरा था इम्परफेक्शन टेक्निक ऑफ मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व करने वाला आदमी उसके कारण भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, उससे भी कुछ एरर आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, एक स्टूडेंट ने तो स्केल लिया और न देखा कि सीधा रखा या नहीं, और नाप के बता दिया 2 के बीच की डिस्टेंस तो ये है।
अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये तो एक लेंथ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी है। दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया कि यहाँ पे स्केल रखा और सामने स्केल को थोड़ा इधर उधर दोनों साइड ले जाके देखा कि मिनिमम डिस्टेंस कहाँ आ रही है। तो जहाँ मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो है एक्चुअली इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो ये पहले वाले ने इम्परफेक्शन टेक्निक से मेजर किया, इसलिए उसकी मेजरमेंट में एरर आई। ठीक उसी तरह से अगर डॉक्टर साहब किसी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, किसी को बुखार वगैरह आ रहा है, तो अगर वो थर्मोमीटर को कान में लगा के करते हैं और दूसरे डॉक्टर हैं वो जीभ के नीचे दबा के करते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग जो जीभ के नीचे लगा के देखा है उसकी आती हैं। और जिसको बिल्कुल आता ही नहीं वो ये भी कह सकता है कि भाई हाथ में पकड़ ले थर्मोमीटर और टेम्परेचर तो यहाँ से भी आ जाएगा, शरीर का टेम्परेचर तो लेना है, तो ये तो रीडिंग और भी ज़्यादा गलत आ जाएगी। तो ये है कि टेक्निक में इम्परफेक्शन के कारण भी एरर आ सकती हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि इम्परफेक्शन टेक्निक के कारण बहुत सारी एरर आ सकती हैं। फिर आता है पर्सनल एरर। जो आदमी ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो जिस इंस्ट्रूमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप ही उसने ठीक नहीं किया। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट हम लैब में कर रहे हैं, हमें अपनी ऑप्टिकल बेंच पे अभी आपने अभी तो आपसे उसका मतलब ही नहीं किया, खैर मैं बता देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस का यूज करते हैं। अब अगर इनकी पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन है, इसकी पोजीशन को उल्टा कर दिया जाए और हम एक्सपेरिमेंट करते रहें तो एरर क्या, रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो वहाँ इस तरह से पर्सनल एरर के कारण भी जो मेजरमेंट में जो एरर आ जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लीजिए हम, ये एग्जाम्पल ज़्यादा ठीक रहेगा कि मान लीजिए हम कोई एमीटर या वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ रहे हैं, या छोड़िए दीवार घड़ी पे टाइम पढ़ रहे हैं। ये हमारे 12 बजे का निशान है, ये 11 बजे का, और दीवार घड़ी मान लीजिए बोर्ड के पास ही है, और ये है बड़े वाली निडल जो थोड़ी सी बोर्ड से थोड़ी ऊपर है। थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है सरफेस से। तो एक तो पोजीशन मैं बिल्कुल सामने पढ़ रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई 11 बज गए हैं। दूसरी बार मैं यहाँ पे आके करता हूँ तो यहाँ से मुझे लगेगा कि मेरा टाइम 11 से कुछ ऊपर हो गया है, क्योंकि ये नीडल मुझे थोड़ी आगे दिखाई देगी। तीसरी ऑब्जर्वेशन में करता हूँ इधर आके, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये नीडल 11 से पहले का टाइम दिखा रही है। तो इस तरह से पर्सनल जो बायसिंग कह सकते हैं इसको, पर्सनल बायसिंग के कारण जो एरर आई है वो भी अपनी सिस्टमेटिक एरर में काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी सिस्टमेटिक एरर के 3 पार्ट हुए। इनको थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने की कोशिश की। लास्ट आ जाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पहली बात तो इरेगुलरली हो जाती हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते। जैसे कोई हम इलेक्ट्रिकल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हों और वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने लगे, हल्के हल्के फ्लक्चुएशन हो गए और हमारे रीडिंग गलत आ जाए, हम कहेंगे एरर आ गई। लेकिन वो एरर जो वोल्टेज के फ्लक्चुएशन थे वो इरेगुलरली हो गए, हमें पता भी नहीं चला और रीडिंग गलत आ गई। या टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, अचानक टेम्परेचर डाउन हो गया, बारिश हो गई, तो टेम्परेचर में डिफरेंस आने के कारण हमारे मेजरमेंट में एरर आ गई जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
तो ये इस तरह की एरर हमारी रैंडम एरर कहलाती हैं। अब आगे आते हैं कि इन मेजरमेंट की एरर को अगर हम आगे कैलकुलेशन में ले जाएं, किसी फॉर्मूले में रख के इनकी वैल्यू को और अपना रिजल्ट निकालने लगे, तो हमारी कैलकुलेशन के कारण जो रिजल्ट आएगा ये एरर उसमें भी पहुंच जाएंगी और वो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होगा विद एरर। मान लीजिए किसी रेक्टेंगल की हमने 2 साइड मेजर की और उसका एरिया निकालने चले, और जिस इंस्ट्रूमेंट से दोनों साइड मेजर की उससे मेजरमेंट में एरर आ गई थी दोनों में, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड की तो जो एरिया आएगा उसमें भी एरर आएगी। तो वो एरर इन मल्टीप्लिकेशन कही जाएगी, दोनों साइड की मल्टीप्लाई हुई थी। अगर इसका पेरीमीटर निकालते तो चारों जो मेजरमेंट थे उनकी एरर ऐड भी होगी। तो एरर एडिशन में कैसे निकाली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगी, अगर डिवाइड करना होता तो डिवाइड करने में एरर किस तरह से उनका रिजल्ट में आती। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो